अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि लास्ट लेक्चर आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आया होगा। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एंजाइम्स। राइट। एंजाइम्स की जब अगर हम लोग बात करें तो हम लोग कहते हैं कि एंजाइम्स ऐसे सब्सटेंसेस हैं जिनको बायोलॉजिकल सिस्टम खुद पैदा करते हैं। ठीक है, या फिर आप लोग कहते हो कि ये बायोलॉजिकल सिस्टम के कैटलिस्ट हैं, यानी कि तोड़ने जोड़ने वाले सब्सटेंसेस हैं जो कि हमारे लिविंग सेल्स खुद पैदा करते हैं। राइट। और ये क्या है? ये ऑर्गेनिक कैटलिस्ट होते हैं जिनको हम लोग कहते हैं कि प्रोड्यूस्ड बाय द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, यानी कि इनको पैदा करते हैं हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसी वजह से हम लोग इनको नाम देते हैं बायोलॉजिकल कैटलिस्ट का। राइट। क्योंकि ये हमारे लिविंग सिस्टम में पैदा हो रहे हैं और ये कैटलिस्ट का काम कर रहे हैं, इनके तोड़ने और जोड़ने का। एंजाइम्स के बारे में कुछ ऐसी बातें, लाइक हम लोग कहते हैं कि एंजाइम्स जो हैं वो टेम्परेचर सेंसिटिव होते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा दर्जा हरारत दिया जाए तब भी वो ख़राब हो जाते हैं, डी नेचर हो जाएंगे या इनएक्टिव हो जाते हैं। और इसी तरह से बहुत लो टेम्परेचर पर भी ये इनएक्टिव रहते हैं। इनका जो मैक्सिमम या फिर आप लोग कहते हैं ऑप्टिमल टेम्परेचर, यानी कि जिस टेम्परेचर पे ये बहुत अच्छे से काम करते हैं, इट इज़ 35 डिग्री सेंटीग्रेड टू 40 डिग्री सेंटीग्रेड। राइट। इसी तरह से हम लोग कहते हैं बहुत सारे एंजाइम जो हैं वो हमारे हाजमे में भी काम आते हैं। लाइक आप लोग कहते हो आपके स्टमक के अंदर पेप्सिन बन रहा है या ट्रिप्सिन बन रहा है आपके जीआईटी में, या फिर आप लोग कहते हो और दूसरे बहुत सारे दूसरे बहुत सारे एंजाइम्स जो कि हमारे डाइजेशन के अंदर काम आते हैं, लाइक हाजमे के अंदर हमारी मदद करते हैं। नेक्स्ट थिंग, हम लोग बहुत सारे एंजाइम्स को फूड इंडस्ट्रीज में भी इस्तेमाल करते हैं, लाइक पपेन को इस्तेमाल करते हो एज अ प्रोटोलाइटिक एंजाइम, ताकि आप लोग प्रोटीन्स को तोड़ सको, या फिर क्लॉटिंग मिल्क क्लॉटिंग फैक्टर के तौर पर आप लोग इस्तेमाल कर सको। नेक्स्ट थिंग, हमारे कुछ एंजाइम्स ऐसे भी हैं जो कि बैक्टीरिया के साथ लड़ाई करते हैं, और हमारे बहुत सारे एंजाइम्स ऐसे भी होते हैं जो कि हमारे वजन को कंट्रोल करने में हमारी मदद करते हैं। ठीक है। अब अगर हम लोग एंजाइम्स को कैटलिस्ट के साथ कंपेयर करना चाहें तो आप लोग कहते हो एंजाइम्स ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो कि हमारे लिविंग सेल्स खुद पैदा करते हैं, और हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम में जो रिएक्शंस हो रहे हैं उनके अंदर ये अपना काम करेगा। लेकिन अगर हम लोग कैटलिस्ट की बात करें तो हम लोग कहते हैं कैटलिस्ट क्या है? ये केमिकल्स हैं, सिंपल केमिकल्स हैं जो कि इनऑर्गेनिक इन नेचर होते हैं, जो कि बूस्ट अप कर देते हैं केमिकल रिएक्शन को, यानी कि केमिकल रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देते हैं, और जबकि ये बजाते खुद इस्तेमाल नहीं होते। ठीक है। और ये कहाँ होंगे? ये सिंपल केमिकल रिएक्शन में, यानी कि लिविंग सिस्टम से बाहर। लाइक आप लोग लैब्स की बात करते हो, केमिकल लेबॉर्ट्रीज में हम लोग जो कैटलिस्ट इस्तेमाल करेंगे, या फिर ऐसे सब्सटेंसेस जो कि कैटलाइजिंग में या फिर तोड़ फोड़ में हमारे काम आते हैं, दीज आर द कैटलिस्ट। आप लोग कहते हो तमाम तर एंजाइम्स जो हैं वो कैटलिस्ट हो सकते हैं, लेकिन तमाम कैटलिस्ट जो होते हैं वो एंजाइम्स नहीं होते। राइट। अब हम लोगों ने अभी बात की, आप लोग कहते हैं एंजाइम्स जो होते हैं ऑर्गेनिक इन नेचर होते हैं। आप लोग कहते हो समटाइम्स जो एंजाइम्स हैं दे आर अकर इन कॉम्बिनेशन विद द ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, यानी कि ये ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस के साथ और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस दोनों के साथ ही ये मौजूद होते हैं या पाए जाते हैं, और इनका अपना अपना कैटालाइटिक एक्शन के अंदर बहुत अहम रोल होता है। आप लोग कहते हो कि ऑर्गेनिक क्या है अब ये, और इनऑर्गेनिक क्या है? ऑर्गेनिक की बात करते हो तो आप लोग कहते हो ऑल दोज केमिकल्स दैट कंटेन मेनली कार्बन, यानी कि वो तमाम तर केमिकल्स, कीमियाई मवाद जिसके अंदर कार्बन बहुत ज़्यादा पाया जाता हो, या उसके अंदर ज़्यादातर सिर्फ कार्बन पाया जा रहा है, दे आर ऑर्गेनिक इन नेचर, दे आर ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। जबकि वो सब्सटेंसेस जिसके अंदर कार्बन नहीं है, ठीक है, अदर देन कार्बन, आप कहते हो सल्फर है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, या दूसरे सब्सटेंसेस हैं, कार्बन नहीं है, आर कॉल्ड इनऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। राइट। अब वो एंजाइम्स जो इनऑर्गेनिक होते हैं कॉम्बिनेशन में, यानी कि नॉन प्रोटीन पार्ट या प्रोटीन पार्ट उसका कॉम्बिनेशन में होगा इनऑर्गेनिक के साथ, या वो जो ऑर्गेनिक कंपोनेंट के साथ हैं, तो वो क्या कहलाए जाते हैं? आप लोग कहते हो वो एंजाइम्स जो कि पाए जाते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के साथ, दीज आर कोएंजाइम्स, एंड दोज एंजाइम्स दैट अकर विद कॉम्बिनेशन विद इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, दीज आर एक्टिवेटर, उनको आप लोग एक्टिवेटर का नाम देते हो। नेक्स्ट थिंग, सबस्ट्रेट्स क्या होते हैं? आप लोग कहते हो सबस्ट्रेट वो मॉलिक्यूल है जिसके ऊपर एंजाइम एक्ट करता है। ठीक है। यानी कि आप लोग कहते हो सपोज आपका सुक्रोज है,
ठीक है। अब सुक्रोज के ऊपर आपका एंजाइम सुक्रेज एक्ट करेगा, देन सुक्रोज क्या हुआ, आपका सबस्ट्रेट हो गया। अब हम डिस्कस करेंगे अबाउट मैकेनिज्म कि एंजाइम किस तरह से, किसके साथ और कैसे, और फिर बाद में प्रोडक्ट कैसे बनता है, ये किस तरह से इनकी बाइंडिंग होती है, सारा कुछ। नंबर वन, ये आप कहते हो स्टेप नंबर वन, आप लोग बात करते हो कि एंजाइम और सबस्ट्रेट दोनों के दोनों आपके पास अवेलेबल होने चाहिए। ये आपके पास आ गया एंजाइम, आप लोग एग्जांपल ले रहे हो सुक्रेज की, यानी कि जो सुक्रोज पर एक्ट कर रहे हैं। ये एंजाइम आ गया जिसकी ये एक्टिव साइट है, यानी कि ऐसी जगह जहां पर आपका सबस्ट्रेट आकर लगेगा, या फिर जहां पर सबस्ट्रेट एंजाइम कॉम्प्लेक्स बनेगा, राइट। और ये आपका सबस्ट्रेट हो गया सुक्रोज, जो कि दो मॉलिक्यूल से मिलकर बना हुआ है, एक ग्लूकोज और दूसरा फ्रुक्टोज, राइट। दोनों के दोनों अवेलेबल हैं। आपका सबस्ट्रेट जाकर सुक्रेज एंजाइम के ऊपर एक्टिव साइट पे जाके फिक्स हो जाएगा, और क्या बनाएगा, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, यानी कि ये आपका एंजाइम, ये आपका सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन गया, राइट। यानी कि आपका सबस्ट्रेट बाइंड कर गया आपके एंजाइम्स के साथ। अब क्या होगा, विद द एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल या फिर बाय एडिंग वाटर मॉलिक्यूल, आपका सबस्ट्रेट जो है वो टूट जाएगा प्रोडक्ट में, ठीक है। सबस्ट्रेट इज कन्वर्टेड टू प्रोडक्ट, आपका सबस्ट्रेट जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा प्रोडक्ट में, ये अलग हो जाएगा और ये अलग हो गया, राइट। अब इसके बाद क्या होगा, प्रोडक्ट्स जो है वो रिलीज हो जाएंगे, ग्लूकोज फ्रुक्टोज अलग हो गए, और जो आपका एंजाइम है दैट इज अवेलेबल फॉर एन अदर रिएक्शन। अब आपका जो एंजाइम होगा वो अवेलेबल है कि आप लोग इसके ऊपर किसी और सबस्ट्रेट को लेकर आओ और उसको प्रोडक्ट में तब्दील करो, राइट। अब हम लोग बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन एंजाइम्स एंड कैटलिस्ट। एंजाइम्स और कैटलिस्ट में क्या फ़र्क होता है। आप कहते हो एंजाइम्स जितने होते हैं वो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं, ठीक है। ऑल द एंजाइम्स आर ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, जबकि कैटलिस्ट जो हैं, ऑल द कैटलिस्ट आर इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, ये इनऑर्गेनिक इन नेचर हैं, जबकि ये ऑर्गेनिक नेचर के थे। एंजाइम्स जो है वो मोस्टली डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग द रिएक्शन, ठीक है। रिएक्शन के दौरान ज़्यादातर ये तबाह हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, या फिर टूट जाते हैं, जबकि कैटलिस्ट जो होते हैं ये डिस्ट्रॉयड नहीं होते, ठीक है। एक केमिकल रिएक्शन के बाद दूसरे के लिए अवेलेबल होंगे, दूसरे के बाद तीसरे के लिए अवेलेबल होंगे। दे आर नॉट डिस्ट्रॉयड इन केमिकल रिएक्शन। एंजाइम्स की बात करते हो तो दे आर मोर स्पेसिफिक इन नेचर, यानी कि अगर आपके पास मौजूद है सुक्रोज, तो आप लोग कहते हो सुक्रोज के ऊपर सिर्फ सुक्रेज ही काम करेगा, ठीक है। सेल्यूलोज है तो आप लोग कहते हो सिर्फ और सिर्फ सेल्यूलोज ही काम करेगा। यानी कि दे आर स्पेसिफिक इन नेचर, मखसूस होते हैं अपनी कुदरत में कि जोन सा सबस्ट्रेट होगा उसी के ऊपर उसी तरह का एंजाइम जाकर एक्ट करेगा। जबकि कैटलिस्ट जो है ये नॉन स्पेसिफिक इन नेचर होते हैं, यानी कि गैर मखसूस होते हैं। आप किसी एक कैटलिस्ट को दो तीन तरह के रिएक्शंस पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एंजाइम्स की बात करते हो तो दे आर वेरी कॉम्प्लेक्स इन नेचर, यानी कि इनकी जो कुदरत है वो बहुत ज़्यादा पेचीदा सी होती है, इनके कॉम्प्लेक्स होती है। आप आप एग्जांपल लेते हो लाइक पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज की, और इसके कंपैरिजन में कैटलिस्ट की बात करें तो आप लोग कहते हो कैटलिस्ट आर वेरी सिंपल कंपाउंड्स और सब्सटेंसेस, एज फॉर एग्जांपल प्लैटिनम, लेड, निकल। आप लोग कहते हो बहुत सिंपल कंपाउंड्स हैं, सिंपल केमिकल कंपाउंड्स हैं, ठीक है। एक में इस्तेमाल किया फिर दूसरे में इस्तेमाल कर लो, फिर आपके वो पास में डिस्ट्रॉय नहीं हुआ आप तीसरे रिएक्शन में इस्तेमाल कर लें। लास्ट में आता है आप लोगों के पास कि स्पीड ऑफ द एंजाइम रिएक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम, यानी कि आपके रिएक्शन की, एंजाइमेटिक रिएक्शन की जो रफ्तार है वो आपके एंजाइम के मिकदार पर इन्हिसार नहीं करती, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप एंजाइम की मिकदार को बढ़ाओगे तो आपके रिएक्शन की रफ्तार बढ़ जाएगी, ऐसा कतई नहीं है, ठीक है। जबकि अगर आप लोग कैटालाइटिक रिएक्शन की बात करते हो, लाइक नॉन लिविंग कैटालाइटिक रिएक्शन की बात करते हो, तो इसके अंदर जो स्पीड है कैटालाइटिक रिएक्शन की या कैटालिस्ट रिएक्शन की विल डिपेंड्स अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ कैटालिस्ट, कैटालिस्ट की मिकदार पे इन्हिसार करती है। कैसे, कि आप लोग कहते हो कि कैटालिस्ट की कंसंट्रेशन को बढ़ा दोगे, यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ कैटालिस्ट आपने बढ़ाई, कैटलिस्ट को आपने इंक्रीज कर दिया, आप कहते हो मीन ऑन अदर हैंड आप कहते हो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो भी इंक्रीज हो गया,
राइट। कैटलिस्ट की कंसंट्रेशन जितना ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा रेट ऑफ रिएक्शन होगा, यानी कि रिएक्शन की जो रफ्तार है वो बढ़ जाएगी। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो हमारे एंजाइम्स और कैटलिस्ट दोनों के कंपैरिजन में है। ठीक है, आज तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट टाइम हम लोग स्टार्ट करेंगे इसकी प्रॉपर्टीज़। अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं इन कमेंट सेक्शन। और अगर लेक्चर समझ आया है तो आप लोग लाइक का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। थैंक यू सो मच।